यह कहानी उन 30,000 लोगों की है जो यहां इस साइलो नामी बंकर में 140 सालों से रह रहे हैं। 140 साल पहले इनके पूर्वजों के साथ क्या हुआ था? साइलों के बाहर जाते ही लोग मर क्यों जाते हैं? बाहर की हवा जहरीली कैसी हुई? उन विद्रोहियों ने इनके इतिहास को क्यों मिटा डाला? यह साइलो किसने बनाया? वह दिन कब आएगा जब धरती रहने लायक होगी? कब यह इस साइलो से बाहर निकलेंगे? यह तमाम सवाल साइलो के हर एक व्यक्ति के मन में है, पर इसका जवाब किसी के पास नहीं है। जो कोई भी अपने इतिहास को खंगालने की कोशिश करता है, यहां की कानून व्यवस्था यानी कि जुडिशियल द्वारा उस व्यक्ति को दंडित किया जाता है और उन्हें मरने के लिए साइलो से बाहर खदेड़ दिया जाता है। कमाल की वेब सीरीज है, इसीलिए लास्ट तक देखना, डेफिनेटली मजा आएगा। यह है शेरिफ होल्स्टन बेकर, जो सुबह तड़के ऑफिस जाने के लिए निकल चुके हैं। आज से 3 साल पहले उनके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ था। ऑफिस पहुंचकर इसी संबंध में वह एक लेटर में लिखते हैं, जिसमें वह लिखते हैं कि आईने के सामने ज्यादा से ज्यादा फूल लगाकर रखना। फिर अपना बैच भी उस लेटर के साथ रख दिए। उनके पास किसी प्रकार का कोई खुफिया फाइल भी था। अब तक ऑफिस में डिप्यूटी मार्स भी आ चुके थे। उन दोनों के बीच बहुत गहरी दोस्ती थी। यहां से जाते टाइम शेरिफ होल्स्टन उन्हें होल्डिंग 3 में बुलाते गए। डिप्यूटी मार्स चौंक पड़े, क्योंकि कोई भी उस मनहूस जगह जाना नहीं चाहता। होल्डिंग 3 के अंदर एक जेल था, जहां पर जाकर शेरिफ अपने आप को कैद कर लिए। इसी जेल के विंडो वाली डिस्प्ले पर हम उनके किसी अपने को देखते हैं, जिनकी लाश साइलो के बाहर पड़ी थी। इतने में डेप्यूटी माउंस होल्डिंग 3 आए तो शरीफ को जेल के अंदर देख परेशान हो उठे। गिड़गिड़ाने लगे कि जो गलती तुम्हारी पत्नी ने किया उसे मत दोहराना। पर शरीफ यहां आने से पहले ही इरादा बनाकर आए थे। असल में यह काम तो उन्हें 3 साल पहले ही कर लेना चाहिए था। अगले पल बोल पड़े कि मुझे उसे देखने साइलो से बाहर जाना है। डेप्यूटी माउंस इस वाक्य को सुन निराश हो गए, क्योंकि यहां की कानून व्यवस्था उन्हें कभी नहीं बख्शती जो साइलो से बाहर जाने का जिक्र करते हैं। अगर बात जुबान से निकल गई तो उसे पत्थर की लकीर समझो, उसे मिटाया नहीं जा सकता। उन्हें साइलो से बाहर जाना ही पड़ता है। हालांकि इसके भी कुछ नियम हैं। बाहर भेजने से पहले कुछ तैयारियां करनी पड़ती हैं। इन 3 सालों के अंदर शेरिफ होल्स्टन के साथ क्या क्या हुआ, वह मरने के लिए बाहर क्यों जाना चाहते हैं, यह कहानी वह अपने दोस्त मार्नेस को सुनाते हैं। कहानी 3 साल पीछे फ्लैशबैक में जाती है, जब यहां पर हम शेरिफ होल्स्टन और उनकी वाइफ एलिसन को देखते हैं। कुछ दिन पहले एलिसन ने गर्भ धारण करने के लिए अर्जी लगाई थी, जिसकी मंजूरी इन्हें मिल गई है। असल में साइलो के जुडिशियल नए बच्चों के पैदाइश पर विशेष ध्यान रखते हैं। इसके पीछे की वजह आम लोगों को नहीं पता। हालांकि गर्भ धारण करने की मंजूरी वाली बात सबको पता होती है। कैंटीन के अंदर जिसे देखो वही उनको बधाई देने में लगा था। नाश्ता करने बैठते ही ग्लोरिया आधम की। दरअसल ग्लोरिया जिनके बच्चे नहीं हो रहे होते, उन्हें परामर्श वगैरह देकर ठीक करने का काम करती है। उसे पता था कि एलिसन 2 बार अर्जी लेने के बाद भी गर्भ धारण नहीं कर सकी थी। यह उनका लास्ट चांस था। वह जब चाहे उनसे परामर्श लेने आ सकती है, यह बताकर वह चली गई। हालांकि इन्होंने उसके बातों पर कुछ विशेष ध्यान नहीं दिया। यहां से वह बर्थ कंट्रोलर निकलवाने डॉक्टर के पास गए, जिसे साइलो में रह रहे हर लेडी के अंदर लगाया गया होता है, ताकि वह बिना इजाजत के गर्भ धारण न कर सके। उस जगह को सुन करके डॉक्टर उसके बर्थ कंट्रोलर निकाल दिए। अब वह गर्भ धारण करने के लिए आजाद हैं। देखते ही देखते 1 महीने गुजर गए, लेकिन बात नहीं बनी। एलिसन आईटी विभाग से थी। यहीं पर हम उसके बॉस बर्नार्ड से रूबरू होते हैं। दरअसल एलिसन नियमों के खिलाफ जाकर एक लेख पोस्ट की थी, जिसमें उसने डिलीट हुए पुराने कंप्यूटर फाइलों को रिकवर करने के बारे में बताया था। बर्नार्ड ने उसके पोस्ट को तुरंत डिलीट करवा दिया और एलिसन को वार्न भी करता गया, ताकि वो ऐसी गलती दोबारा ना करें। यहां हर जगह इतने सारे नियम क्यों हैं? अगर विद्रोहियों ने इनका इतिहास मिटा दिया तो यह उस बारे में सवाल क्यों नहीं पूछ सकते? अगर इनके इतिहास से जुड़ा कोई भी दस्तावेज मिलता है तो जुडिशियल के गुंडे उसे मिटा क्यों देते हैं? शरीफ हर बार उसकी बकवास को नजरअंदाज करते थे। उन्हें बस इतना पता था कि उन्हें संविधान का पालन करना है, जिसे अनपैक्ट कहते हैं। यह वो किताब है जिसमें साइलो के सारे नियम हैं, जिनका पालन इन्हें करना है। इस तरह 208 दिन बीत गए। अब एलिसन के पास गर्भधारण के लिए सिर्फ 167 दिन बचे थे। अगली सुबह ऑफिस जाते वक्त ग्लोरिया फिर मिली, पर यह गर्भधारण करने के विषय में नहीं था। असल में उसे कुछ सवालों के जवाब चाहिए थे। आखिरकार उसके जिद पर एलिसन को उसके घर जाना ही पड़ा। बातचीत करने से पहले वह नल चालू करके आई, जो कि बड़ी अजीब बात थी। असल में उसे पूरा यकीन था कि उनके सभी बातों को मॉनिटर किया जाता है।
वैसे वह जानने की इच्छुक थी कि 140 साल पहले विद्रोहियों ने जो सर्वर मिटाए उनमें क्या था, उन किताबों में जो उन्होंने जला डाले, और क्या वह सच में विद्रोहियों ने किया था या फिर हमें यहां गुलाम बनाकर रखा गया है। आखिर हम जमीन के अंदर क्यों रहते हैं? असल में बाहर क्या हुआ था? आखिर वे क्यों नहीं चाहते कि हम बच्चा पैदा करें? एलिसन के पास उसके एक भी सवाल का जवाब नहीं था। उसने यह बात होल्स्टन को भी बताई, क्योंकि 3 साल कोशिश करने के बावजूद भी वह गर्भधारण क्यों नहीं कर सकी। वैसे उनके पड़ोसी ने भी अर्ज डाला था। उनके बच्चे तो हुए हैं, इसलिए वह जुडिशियल को इसका जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। उनमें ही कुछ कमी होगी। वैसे भी एलिसन अब 28 की हो गई है। देखा जाए तो शरीफ अपनी वाइफ के हर सवाल दबा देते थे, जो आगे चलकर उन्हें बहुत खटकने वाला है। अगली सुबह एलिसन को एक जॉर्ज नामक कंप्यूटर मैकेनिक का अर्जी मिला। उसके कंप्यूटर में कुछ खराबी थी, जिसके लिए उसने अर्जी डाला था। जॉर्ज के पास कल ही जाना था और कल फ्रीडम डे भी था। शेरिफ कल व्यस्त रहेंगे, इसलिए एलिसन रात को ही उन्हें बता दी कि अगली सुबह वह साइलो के मिड्स मार्केट में जाने वाली है। वहां किसी जॉर्ज नामी कंप्यूटर मैकेनिक का कंप्यूटर ठीक करना है। अगली सुबह वह उस कंप्यूटर मैकेनिक जॉर्ज से मिलने उसकी दुकान की तरफ निकल पड़ी। साइलो के हर फ्लोर पर आजादी का रंगारंग कार्यक्रम चल रहा था। लोग इस त्योहार को बड़े उत्साह से मना रहे थे। एलिसन इंजॉय वगैरह करते हुए जॉर्ज की दुकान पर दस्तक दी। वह एलिसन को देख हैरान था, क्योंकि लगभग 12 अर्जी लगाने के बाद उन्होंने आखिर में एलिसन को भेजा था। वैसे तो मुझे डायरेक्ट भी अर्जी भेज सकते थे। दरअसल जॉर्ज नहीं चाहता था कि जुडिशियल को उस पर शक हो। बात ही कुछ ऐसी है। आज से 1 साल पहले यह हार्ड ड्राइव कहीं से मिला था, जो उसके अंदाजे से 140 साल से भी पुराना है। जहां तक एलिसन को पता था कि विद्रोहियों ने आक्रमण के दौरान सारे ड्राइव नष्ट कर दिए थे। ये ड्राइव उस समय का नहीं होगा। यही तो बात है जिसके लिए जॉर्ज उसे यहां कंप्यूटर ठीक करने के बहाने बुलाया है। असल में एलिसन ने 8 महीने पहले जो डेटा रिकवर करने वाला पोस्ट लिखा था, उस पोस्ट को डिलीट होने से पहले उसने एक फोटोकॉपी करवा ली थी। उसे सीखकर वो इस हार्ड ड्राइव को खोल तो पाया, मगर इसमें रखे फाइलों को कैसे देखना है उसे समझ नहीं आ रहा। इस हार्ड ड्राइव पर 18 लिखा था। उसके अंदर के फाइल्स को देख एलिसन घबरा गई, क्योंकि पुराने दस्तावेजों को रखना या उन्हें रिकवर करना, अपने इतिहास को जानना गैर कानूनी है। पकड़े जाने पर उन्हें सीधे खान में काम करने के लिए भेज दिया जाएगा। इसलिए उसे नष्ट करने की सलाह देकर वह फाइल्स को ओपन छोड़कर ही वहां से निकल गई। दूसरी ओर हम साइलो के मेयर पुष्पा को देखते हैं, जिन्हें साइलो का बच्चा बच्चा जानता है। वो मेयर ऐसे ही नहीं बनी, बल्कि उन्होंने इस पद को कमाया है। साइलो की जनता उनसे प्रेम करती है। सबको संबोधित करते हुए वह अपने भाषण में अपने पूर्वजों का जिक्र की, जिन्होंने 140 साल पहले आज ही के दिन विद्रोहियों से आजादी दिलाई थी। हालांकि इस आजादी की लड़ाई में विद्रोहियों ने इनके इतिहास के दस्तावेजों को पूरी तरह मिटा दिया था। इनके लाइब्रेरी जला दिए, सारे किताबों को नष्ट कर दिए थे। पर आखिर में उनकी हार हुई। साइलो के उन वीर शहीदों के लिए कुछ मिनट के लिए मौन रखा गया। इधर जॉर्ज को साइलो का ब्लूप्रिंट मिल चुका था, जिसके सबसे निचले हिस्से में एक सुरंग बना था। भाई साहब, इस खुफिया सुरंग को देख वो अचंभित रह गया। इसी प्रकार कुछ महीने और गुजर गए, फिर भी एलिसन मां नहीं बन पाई। आखिर जुडिशियल बर्थ कंट्रोल क्यों कर रहे हैं? जिस दिन माथा ठनका, उसी पल इसका पता लगाने वो निकल पड़ी। इसका जवाब उसे ग्लोरिया के पास ही मिल सकता था। उनके बीच क्या बातचीत हुआ यह तो नहीं पता, पर एलिसन अगले दिन छुट्टी लेकर मार्केट जाने का मूड बनाने लगी। हॉल्स्टन उसकी बातों से सहमत था, क्योंकि घूमने फिरने से उसका मूड भी ठीक हो जाएगा। हालांकि यह बहाना तो वह जॉर्ज से मिलने के लिए बना रही थी। उसे इस हार्ड ड्राइव के सारे फाइल्स देखने थे। इसमें हजारों फाइल्स थे, जिन्हें देखते देखते कब सुबह से शाम हो गई पता ही नहीं चला। एलिसन थक कर चूर हो चुकी थी, वापस जाने ही वाली थी। तभी उसकी नजर एक फाइल पर पड़ी, जिस पर लिखा था जेन कारमोडी क्लीनिंग। जाने से पहले सोची कि एक आखिरी फाइल खोल लेते हैं। भाई साहब, उस फाइल में एक वीडियो था, जिसे देख दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। बाहर के वातावरण में हरियाली तथा इन्हें कुछ उड़ते हुए जीव दिखे, जबकि साइलो के डिस्प्ले पर वे इन्हें कुछ और ही दिखाते हैं। आखिर माजरा क्या है? यही सोचते हुए एलिसन घर लौट आई। इन सब के बारे में शेरिफ को कुछ नहीं बताई। हालांकि वो एलिसन के लिए चिंतित था, क्योंकि इस बार भी वह माता पिता बनने में नियम के मुताबिक कल सुबह 11 बजे इन्हें बर्थ कंट्रोलर लगवाने डॉक्टर के पास जाना होगा। खैर, अभी भी इनके पास 7 घंटे बचे थे, पर एलिसन हार मान चुकी थी। अगली सुबह उसका कुछ अता पता नहीं था। शरीफ को लगा कि वह डॉक्टर के पास गई होगी, मगर वह वहां नहीं थी। यही नहीं, वह अपने ऑफिस में भी नहीं थी। काफी तलाश के बाद वो ग्लोरिया के घर पर मिली। उसे इस हाल में देखकर शरीफ हक्के बक्के रह गए। तो बात यह है कि यहाँ के नियम लागू करने वाले उन्हें माँ बाप बनने ही नहीं देना चाहते।
इसकी वजह उन्हें नहीं पता, पर उस दिन डॉक्टर ने पर्दे के पीछे उसका बर्थ कंट्रोलर नहीं निकाला था। वो कभी नहीं निकालते, बस दिखावा करते हैं। ये है इसका सबूत। साहब ने अपना बर्थ कंट्रोलर चाकू से काटकर खुद ही निकाल लिया था। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसका पति पुलिस है और बिना सबूत के वो उसकी एक नहीं सुनता। उसके जख्म देखकर शरीफ घबराकर फौरन डॉक्टर को बुलाने भागे। पूरी ताकत लगा दी कि कहीं देर ना हो जाए, पर इस सब का कुछ फायदा नहीं हुआ। अब वो कैफेटेरिया में थी। वो सबको चिल्ला चिल्ला कर बता रही थी कि बाहर की हवा बिल्कुल ताजी है, नीले आसमान के नीचे पंछी चहचहा रहे हैं, बाहर हरियाली है। यह डिस्प्ले झूठा है जिसके जरिए उन्हें बेवकूफ बनाया जा रहा है। शरीफा वहां पहुंचकर उसे लाख समझाने की कोशिश की थी। सबके सामने चिल्लाकर बोली कि उसे बाहर जाना है। यह शब्द जुबां पर लाने के बाद शरीफ चाहकर भी उसके लिए कुछ नहीं कर सकते थे। वही हाल मेयर, पुष्पा और डेप्यूटी मॉन्स का भी था। वे चाहते तो थे कि किसी तरह एलिसन को बचाया जाए, पर संविधान के नियम बदलना उनके वश की बात नहीं थी। हाँ, एक काम वे जरूर कर सकते थे, एलिसन को बहकाने वाले को गिरफ्तार करना। शायद उसी के उकसावे में आकर एलिसन ने ऐसी भारी भूल कर दी ताकि कोई और उस बुजुर्ग महिला के प्रभाव में न आ जाए, इसलिए उस पर तुरंत कार्रवाई हुई। कुछ महीने पहले एलिसन जॉर्ज से भी मिली थी, सो उसे भी हिरासत में ले लिया गया। भले ही वे कल ही मिले थे, यह तथ्य उसने छुपा लिया। न्यायिक दल ने उसकी दुकान की तलाशी ली, पर उन्हें वहां कुछ हाथ नहीं लगा। अंत में बस एक ही निष्कर्ष निकला कि शायद एलिसन मां बनने का सदमा सहन नहीं कर पाई और इसलिए उसने यह कदम उठाया। वैसे भी वह काफी भावुक है, भावनाओं में बहकर कुछ कह दिया होगा, पर अब क्या लाभ। उसकी अंतिम यात्रा का वीडियो शूट आदि तो तैयार हो चुका है था। आज साइलो में उसकी आखिरी रात थी। शरीफ रात भर उसी के पास बैठे रहे। यहीं पर एलिसन ने उनको बताया कि चिंता करने की कोई बात नहीं, बाहर जाकर वह नहीं। शरीफ गुस्सा हो गए क्योंकि वे 3 लोग जो साइलो से बाहर जाने की गलती किए थे, उन तीनों की लाश आज भी वैसे ही पड़ी है। यही तो बात है, साइलो के सारे डिस्प्ले झूठे हैं, उन्हें जुडिशियल कंट्रोल कर रहा है। वह नहीं चाहते कि हम बाहर जाएं। किसके बच्चे होंगे, किसके नहीं होंगे, यह भी उन्हीं की चाल है। कोई रीजन भी तो चाहिए कि वह ऐसा क्यों कर रहे हैं। इसे जानने का एक ही तरीका है, जो भी साइलो से बाहर जाते हैं उन्हें सेंसर को सफाई करने का काम दिया जाता है, ताकि वह बाहरी दुनिया को देखकर समझ सके कि बाहर रहने लायक नहीं है। अब तक जितने भी लोग साइलो से बाहर गए हैं, वह यही कहकर जाते हैं कि सेंसर्स की सफाई नहीं करेंगे, पर बाहर की हरियाली देखने के बाद वह अपने आप को रोक नहीं पाते और सफाई करने लगते हैं, ताकि किसी तरह साइलो के लोगों को सच्चाई पता चल सके। एलिसन भी यही करने वाली है। वो गलत हुई और बाहर की दुनिया वैसी नहीं हुई जैसा उसने सोचा है, तो वह इसे अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती मानकर सेंसर की सफाई नहीं करेगी। अगर सब कुछ बढ़िया रहा तो वह साइलो की मिस्ट्री सॉल्व करने के बाद शरीफ को लेने वापस आएगी। फिर वो हंसी खुशी एक साथ रहेंगे। यही सब समझाते समझाते कब रात ढल गया पता ही नहीं चला। अगली सुबह मेयर, पुष्पा और उनके बाकी शागिर्द आगे का कार्यक्रम शुरू किए। एलिसन को बकायदा शूट और ऑक्सीजन पहनाया गया। फिर शरीफ उसे आगे का नियम बताए कि उसने साइलो के नियम का उल्लंघन किया है, जिसकी कोई माफी नहीं है। हम नहीं जानते कि हम यहां क्यों हैं। हम नहीं जानते कि साइलो को किसने बनाया। हम नहीं जानते कि बाहर की दुनिया ऐसी क्यों है। हम नहीं जानते कि बाहर जाना कब तक सुरक्षित होगा। हमें बस यही पता है कि हम आज बाहर नहीं जा सकते। साइलो से बाहर कदम रखते ही वह साइलो के कानून से मुक्त हो जाएगी। फिर भी वह हर बार बाहर जाने वाले व्यक्ति से सेंसर को साफ करने का आग्रह करते हैं। इसके बाद उससे उसके आखिरी शब्द पूछे गए, शेरिफ होल्स्टन बैकर, मुझे तुमसे प्यार है। यह कहकर वह रो पड़ी। जिसके बाद उसको साइलो से रुखसत कर दिया गया। इधर एलिसन को देखने के लिए कैफेटेरिया में भीड़ जमा हो चुका था। साइलो का आखिरी दरवाजा खुलते ही वो बाहर निकली। फिर आसमान की तरफ देखने के बाद सेंसर के पास आई और क्लीनिंग करने लगी। शरीफ चकित रह गए क्योंकि वह बोलकर गई थी कि बाहर हरियाली होगा तो ही वो क्लीनिंग करेगी। भाई साहब, इसका मतलब साइलो के अंदर का डिस्प्ले झूठा है। वे उसी उजाड़ जगह को देख रहे हैं जिसे उन्हें दिखाया जा रहा है। हालांकि थोड़ी दूर जाने के बाद एलिसन गिर पड़ी। उसका ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म होते ही वह भी खत्म हो गई। जॉर्ज भी कैफेटेरिया में ही था। हम कहानी में 3 साल पीछे गए थे, जिसमें से 1 साल पूरे हुए। आज से ठीक 1 साल बाद जॉर्ज भी मर गया। उसका सर्व वेंटिलेशन फैन के ऊपर संदिग्ध हालत में मिला था। वह 120वें माले से खुद कूद कर मरा। यह पुष्टि करके शरीफ केस क्लोज करने वाले थे, लेकिन डीप डाउन में रहने वाली एक इंजीनियर के चलते उन्हें दोबारा इस केस पर छानबीन करनी पड़ी।
उस इंजीनियर का कहना था कि जॉर्ज का मर्डर हुआ है। अगले दिन शेरिफ और डेप्यूटी मार्स पूरे एक दिन का सफर करके डीप डाउन में पहुंचे। यह है डेप्यूटी सितारा, जिनकी पोस्टिंग डीप डाउन में है, मतलब साइलो के सबसे निचले हिस्से में इनकी ड्यूटी है। उस इंजीनियर को वो बखूबी जानते थे। जॉर्ज की बॉडी का निरीक्षण के लिए वो भी आने वाली थी, पर वो नहीं आई, इसलिए यह उसके पास पहुंच गए। भाई साहब, यहां पर साइलो को चलाने वाला एक बहुत विशालकाय जनरेटर था, जिसे ठीक करने में वो इंजीनियर लगी थी। उसका नाम था जूलियट निकलस। उससे मिलने के बाद क्या हुआ कि तुम बाहर जाने के लिए मजबूर हो गए? मतलब यह सवाल परजेंट में एक दूसरे से बात करते हुए डेप्यूटी माउंस शरीफ से पूछ रहे हैं। खैर, वह कुछ बताना नहीं चाहते, पर इतना जरूर बताते हैं कि वह बाहर जाकर एलिसन को ढूंढेंगे। हालांकि उसकी लाश तो वहीं पहाड़ी पर है, पर जो वह देख रहे हैं हो सकता है सच्चाई उससे अलग हो। अगली सुबह शरीफ को देखने के लिए हर माले के कैफेटेरिया में भीड़ जमा हो चुकी थी। डीप डाउन वाले कैफेटेरिया में भी बहुत लोग आए थे। असल में यह पहली बार था जब किसी को बाहर जाते देखने के लिए हर माले के कैफेटेरिया में भीड़ इकट्ठा हुई थी, क्योंकि शरीफ सबके चहेते थे। हर कोई उनका सम्मान करता था। इधर सारी फॉर्मेलिटी पूरा करने के बाद शरीफ को आखिरी शब्द बोलने को कहा गया। वह सबको परेशान करने के लिए निराश थे, जिसके बाद उन्हें रुखसत कर दिया गया। बाहर निकलते ही उनके होश उड़ गए। एलिसन बिल्कुल सही थी। उसने जैसा बताया था, बाहर की दुनिया वैसी ही थी। नीले आसमान तले पंछी चहचहा रहे थे। हालांकि यह दृश्य साइलो के अंदर रहने वालों के लिए बिल्कुल इसके विपरीत था। उन्हें तो सिर्फ बंजर भूमि दिख रही थी। इस खूबसूरत नजारे को देखने के बाद शेरिफ फॉरेन सेंसर साफ करने गए, इस उम्मीद में कि शायद अंदर वाले इस खूबसूरत नजारे को देख सकें। 3 मिनट बाद जब उनके सूट का ऑक्सीजन खत्म हुआ, उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी। किसी तरह वह अपना हेलमेट निकाल फेंके, लेकिन इससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। वो भी एलिसन की लाश के पास जाकर दम तोड़ दिए, जिसे देख जूलियट चिल्लाई कि आखिर वह शरीफ के बारे में ऐसा क्यों बोली और वो इतने गुस्से में क्यों है। खैर, मसला जो भी हो, डेप्यूटी माउंस के पास हम वही चिट्ठी देखते हैं जो शरीफ ने साइलो छोड़ने से पहले लिखी थी। इस खत में कुछ ऐसी बातें थीं जिसे डेप्यूटी माउंस छुपाना ही बेहतर समझे। वही शरीफ के ना होने से काफी जगहों पर अराजकता भी फैलनी शुरू हो चुकी थी। यहीं पर हम जुडिशियल के एक मेंबर रॉबर्ट सिम्स से रूबरू होते हैं, जिन्हें देखते ही झगड़ालुओं की बोल शांति बनाए रखने के लिए जल्द ही नया शरीफ चुनना होगा। पुष्पा इस बात से चिंतित थी कि जुडिशियल कहीं अपने किसी आदमी को शरीफ न चुन ले। नियम यही कहते हैं कि शरीफ रिटायर होने के बाद अपना उत्तराधिकारी चुनते हैं, जिसे अगला शरीफ बनाया जाता है। क्या इस बारे में शेरिफ होल्स्टन ने तुमसे कुछ कहा था? डेप्यूटी मार्स चुप रहे, हालांकि उन्हें शरीफ का आखिरी पत्र मिला था। उधर जूलियट को जब कहीं शांति नहीं मिली तो वह रेडियो मैकेनिक मार्था वॉल्कर की दुकान पर चली गई। यह पहली बार नहीं था जब वह यहां अपना गुस्सा शांत करने आई थी। दरअसल जब वह 13 साल की थी, तब उसके पिता उसे मार्था के पास छोड़ गए थे। मान लो कि मार्था उसकी मां जैसी थी। उसने जूलियट के उदास मूड का कारण पूछा। असल में यह बात जॉर्ज के बारे में था, जिसे मरे हुए अब 3 महीने हो चुके हैं। शेरिफ होल्स्टन ने उसे जॉर्ज के कातिलों को ढूंढने में मदद मांगी थी, पर वो बिना कुछ कहे चला गया। जुलियान ये सब जानती थी। अगर जॉर्ज का एक्सीडेंट हुआ होता, वो खुद को नहीं मार सकता था। जॉर्ज की मौत की रात से पहले वो खुश था। उस दिन कूपर का प्रमोशन मना रहे थे, क्योंकि कूपर ही जूलियट की जगह लेने वाला था। और यहां पता चला कि जॉर्ज और जूलियट एक दूसरे से प्यार करते थे। हालांकि यह गैर कानूनी था। पहले उन्हें अदालत से इजाजत लेनी पड़ती, फिर मंजूरी मिलने के बाद ही वे साथ रह सकते थे, नहीं तो पकड़े जाने पर सीधा मजदूरी के लिए भेज दिए जाते। इसलिए जॉर्ज डर डर के मिलता था। उस दिन भी जॉर्ज उसे कुछ बताने वाला था, लेकिन बात ऐसी थी कि वहां नहीं बता सकता था। छुट्टी के बाद घर पे ही मिलने का प्लान बनाया, और जूलियट जब ड्यूटी से देर रात वापस आई तो उसे एक बैग मिला जिसमें किसी तरह का औजार था, और एक खत भी था जिसमें लिखा था कि ये औजार वही है जहां हमने पहली बार मुलाकात की थी। वो जगह तो तुम्हें याद होगी। मुझे वह मिल गया जिसकी मैं वर्षों से खोज कर रहा था। और अगले दिन सुबह कैंटीन में लोगों के बीच बातचीत चल रही थी और कूपर उदास था। तब उसे पता चला कि वह कंप्यूटर मैकेनिक 120 मंजिल से कूदकर जान दे दिया था। और जूलियट के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। बड़ी मुश्किल से संभलने के बाद वह डेप्यूटी सितारा को इसकी कंप्लेन करने पहुंची कि जॉर्ज की हत्या की गई है। वैसे डेप्यूटी सितारा उसकी बात सुन तो लेते, मगर इसके लिए सबूत चाहिए। ऊपर से उन्हें जवाब भी देना होगा कि जॉर्ज की हत्या की जांच करवाने वाली लड़की
उसकी क्या लगती है? वैसे उन्हें उनके रिलेशन के बारे में पता था। अगर वह जॉर्ज के साथ आधिकारिक तौर पर रिलेशनशिप में होती तो उस लिए कंप्लेन करना आसान होता। फिर भी वह कंप्लेन करना चाहती है तो यह बात ऊपर तक जाएगी और हो सकता है कि जॉर्ज के साथ उसके रिलेशन वाली बात उजागर हो जाए, जिसके लिए उसे खान में भी डाला जा सकता है। चाहे कुछ भी हो, वह जॉर्ज की दोस्त बनकर कंप्लेन लिखवाई, जिसके बाद ही शेरिफ और डेप्यूटी माउंट्स पूरे एक दिन का सफर करके जांच पड़ताल करने नीचे आए थे। ये जूलियट को लेकर उस जगह पहुंचे जहां जॉर्ज की लाश मिली थी। उसके गिरने का निशान वेंटिलेशन फैन की जाली पर साफ था दिख रहा था। हालांकि इस घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं था जिसने यह घटना होते हुए देखा हो, इसीलिए साफ तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता कि जॉर्ज के साथ उस रात क्या हुआ था। वैसे आप उसकी क्या वो उसकी दोस्त है, सितारा ने बताया तो था। यहीं पर शरीफ उसके हाथों में जेन्स घड़ी देखकर तारीफ करने से नहीं चुके। मतलब कहीं ना कहीं वह भी मामला समझ रहे थे कि यह लड़की इतनी परेशान क्यों है। वो उससे फिर से जांच पड़ताल करने का वादा किए। जॉर्ज के बॉडी पर मारने पीटने के भी देखे गए। दोनों डेप्यूटी को यहाँ के लोगों से पूछताछ करने के लिए भेज दिया गया। वैसे तुम दोनों कब से रिलेशनशिप में थे? मैं किसी को नहीं बताऊंगा। शरीफ के इस बात पर वह हैरान रह गई, पर उनके बात विचार करने के लहजे से उसे लगा कि शरीफ अच्छे हैं। फिर भी वह उन्हें सच्चाई बताने से डर रही थी कि कहीं वह उसकी शिकायत जुडिशियल से ना कर दे। जब पूरी तरह से तसल्ली हो गई तब जाकर उसने बताया कि मरने से कुछ घंटे पहले जॉर्ज उसके लिए कुछ छोड़कर गया था। जूलियट इस औजार को पहली बार जहां पर देखी थी, शरीफ को वहां लेकर गई। काफी अंदर तक जाने के बाद रास्ता खत्म हो गया। सामने एक बोर्ड पर लिखा भी था कि इस बिंदु से आगे ना बढ़े, यह संविधान यानी द पैक्ट के नियमों का उल्लंघन है। इस बोर्ड के पीछे एक सुराख बना था। हेडलाइट, लालटेन वगैरह जलाकर अंदर गए। अंदर एक और सुराख था जिसमें नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां बनी थीं। तकरीबन 20 फीट डीप डाउन जाने के बाद वे उस जगह पर पहुंच गए जहां पर साइलो के खुदाई का काम खत्म हुआ था। वहां का नजारा देख शेरिफ की आंखें चौधिया गई। भाई साहब, उनके सामने वह विशालकाय मशीन था जिसने साइलो को बनाने के लिए खुदाई किया था। इतना नीचे तक खुदाई करने के बाद इसे ऊपर ले जाने का कोई जुगाड़ नहीं होगा। शायद इसीलिए इस मशीन को यहीं पर छोड़ दिया गया। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि यह सीरीज 10 घंटे लंबी है जिसे एक पार्ट में एक्सप्लेन करना मुश्किल है। इसके अगले भाग को देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।